एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन है जैसे एक सर्कुलर मोशन लेते हैं। एक सर्कल में मोशन हो रहा है और इस सर्कल की रेडियस 2 मीटर है। और यहाँ पे पॉइंट कोई ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से सर्कुलर पाथ लेता हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है t बराबर 10 सेकेंड में। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगता है, 10 सेकेंड का समय लगता है। तो सवाल ये है कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा एक तो, और इस केस में एवरेज जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था कि एवरेज स्पीड के लिए तो जो टोटल डिस्टेंस है उसमें हम टोटल टाइम का डिवाइड कर देते हैं, और एवरेज वेलोसिटी के लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो जर्नी के दौरान टाइम लगा उसका डिवाइड कर देते हैं। हाँ, ए से बी आया है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है ना। पूरा पाथ नहीं लिया है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखें। ये आधा पाथ ही लिया है, मैं आधा पाथ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आया है। ओके, तो बताओ कितना आएगा आंसर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का। और हमने सीखा है कि स्पीड के लिए तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड में केस में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो किस केस में होगा, स्पीड के केस में। और वेलोसिटी के केस पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक्सप्रेशंस थे जो लास्ट क्लास में हमने सीखे कि जो टोटल डिस्टेंस है उसमें अगर टाइम का डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें टाइम का डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी। अब इस केस में जब ए से बी आ रहा है तो अगर पूरा पाथ ट्रैवल करता है, तब तो 2πr डिस्टेंस होती यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन ये क्या कर रहा है, हाफ सर्कल पूरा कर रहा है। तो 2πr में हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगी, हमारी हाफ सर्कल की लेंथ आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, पाई इंटू आर। अब आर की वैल्यू 2 है तो जो डिस्टेंस आएगा इस केस में, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो इसमें देखो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई इंटू 2, है ना। पाई आर आ जाएगा, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2π अपॉन 10। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो 2π अपॉन 10 दिस इज़ आवर आंसर, या फिर पाई बाई 5, पाई अपॉन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो जाएगा एवरेज स्पीड का आंसर। ओके, और नेक्स्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो देखो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्योंकि यहाँ से अपन इस जर्नी में अपन ये नहीं देखेंगे कि जो टोटल लेंथ है पाथ की वो क्या है, अपन तो ये देखेंगे कि डायरेक्ट जो लेंथ है ए और बी के बीच की वो कितनी है। तो वो यहाँ पे देख सकते हो, ये रेडियस अगर 2 मीटर है तो ये इधर वाला भी 2 मीटर, 2 और 2 कितना हो गया, 4 मीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ऊपर तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो टोटल टाइम लगा, हालांकि टाइम तो देखो इस जर्नी के लिए था, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि भाई टोटल टाइम कितना लगा है वही हम चेक करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 4/10 या फिर 2/5 या फिर 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के आंसर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। सिंपल क्वेश्चन होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोई डायरेक्शंस है इस तरह से, ऐसे एक पर्सन जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, इस ए पॉइंट से शुरू हुआ, फिर बी पॉइंट पे गया और फिर सी पॉइंट पे गया। एक पर्सन जो है कहाँ से शुरू हुआ, ए पॉइंट से शुरू हुआ, फिर बी पॉइंट पे गया और फिर सी पॉइंट पे गया। अब ए से बी जो है ये डिस्टेंस, ये तो थी 4 मीटर, और बी से सी है ये है
3 मीटर, ठीक है। ए से बी गया तो 4 मीटर है, बी से सी गया तो 3 मीटर है। ए से बी जाने में उसको जो समय लगा टी, ए से बी वाला, ये था 2 सेकंड का, ठीक है। और बी से सी जाने वाला जो समय लगा, बी से सी जाने वाला समय ये लगा कोई 3 सेकंड का समय। बी से सी जाने में 3 सेकंड से लगा, और जो ए से बी था या फिर ये बी से सी वाला तो 3 सेकंड हो गया, और ए से बी वाला समय कितना है, 2 सेकंड। अब जब पार्टिकल ए से यहाँ तक पहुँच गया है, कहाँ तक, सी तक, तो इस पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा इस पूरी जर्नी के दौरान, एक तो ये सवाल है, और एक एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस पूरी जर्नी के दौरान, ये एक सवाल है। यानी कि पहले पार्टिकल ए से शुरू हुआ, फिर बी तक पहुंचा, और ए और बी के बीच का जो लेंथ है ये हो जाता है हमारा 4 मीटर, है ना। और बी और सी के बीच का जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो इस पूरी जर्नी के दौरान स्पीड और वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, ये सवाल है। बिल्कुल सही आदित्य, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताइए कि क्या होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल जर्नी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू पॉइंट बी। बताइए, बाकी लोग भी सोचिए। देखिए बहुत आसान सवाल है। हमें एवरेज अगर स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकालनी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर लक्ष्य। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 + 3 हो गई। मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है तो ऊपर डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस के लिए हमें जो टोटल लेंथ होती है पाथ की, जर्नी के पाथ की, वो निकालना होता है। तो ये 4 मीटर और ये 3 मीटर है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 मीटर हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। और समय कितना लगा, 2 और 3 5, तो टोटल समय कितना लगा 5 सेकंड का। तो 7/5 मीटर, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड के लिए। और इसी तरह से एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच का डायरेक्ट जो लेंथ है, पाथ का लेंथ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए व्हाट वी नीड पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये ए और सी के बीच की डायरेक्ट लेंथ, ये हो जाएगी 4² + 3²। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 + 9 यानी कि 25 का रूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यानी इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5 मीटर का है। तो 5 मीटर डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे, 2 और 3 यानी कि 5 सेकेंड ही लगा है, तो डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई बात समझ में। तो इस तरह के ऐसे सवालों को किया जाता है। ओके, तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस आ गए। ये 2 क्वेश्चन किए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। अब देखो और क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, कोई पार्टिकल ए से शुरू होता है, ठीक है, और पाथ कुछ इस तरह से है, ए से बी फिर बी से सी, ठीक है, ए से बी जाता है और बी से सी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर पार्टिकल अपनी फर्स्ट हाफ जर्नी जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, यानी कि a से b तो ये v1 वेलोसिटी से जाता है, फिर b से c ये कोई v2 वेलोसिटी से जाता है। ए पर्सन ट्रैवल्स इट्स हिज फर्स्ट हाफ जर्नी फ्रॉम v1 वेलोसिटी एंड सेकेंड हाफ जर्नी फ्रॉम v2 velocity. Then
कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। ये देखो बहुत ही मज़ेदार सवाल होता है। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए पर्सन ट्रैवल if a person travel his first half journey by v1 velocity and second half journey by v2 velocity, then calculate average velocity of complete journey, average velocity of complete journey। ठीक है, तो ये सवाल है। मान लो ए से बी गया, बी से सी गया, तो जो फर्स्ट हाफ है वो तो ए से बी वाला है, यानी कि फर्स्ट पहली आधी दूरी तो ये v1 से ट्रैवल करता है, फिर दूसरी आधी दूरी किससे ट्रैवल करता है, v2 से ट्रैवल करता है। तो पूरी जर्नी जो होगी ए से सी तक पहुंचने की, उस पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। हिंदी में लिखेंगे ये प्रश्न, यदि एक व्यक्ति अपने यात्रा की पहली आधी दूरी v1 से तथा दूसरी आधी दूरी v2 से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत वेग क्या होगा। पूरी यात्रा के लिए औसत वेग क्या होगा, तो ये देखिए सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिए। जैसे ऑप्शन ए है v1 प्लस v2/2, ऑप्शन बी है v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ऑप्शन सी है ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ऑप्शन डी है v1 प्लस v2। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो सवाल ये है कि एक पर्सन जो है अपनी फर्स्ट हाफ जर्नी जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, और सेकंड हाफ जर्नी जो होती है अपनी पूरे जर्नी का ए से सी तक टोटल जर्नी को, तो उसे v2 से ट्रैवल करता है बी से सी जाने में। तो उसकी कुल जर्नी जो होगी, यानी कि जब वो ए से सी तक पहुंचेगा, तो उस केस में टोटल जर्नी के लिए उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये सवाल है। तो ट्राई कीजिए, देखते हैं आप में से कौन सही आंसर बता पाता है। फर्स्ट ऑप्शन सुनील, ओके, देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी और भी बताइए, बाकी भी ट्राई कीजिए। देखो बेसिक फंडा जो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए वही है। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना है ना। तो अगर वी एवरेज निकालना है, वी एवरेज का बेसिक फंडा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो है बेसिक फंडा। इसके अलावा तो कोई भी दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया। तो इसी बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करना है। ऊपर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए, टोटल टाइम आना चाहिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो ए से बी तक का जर्नी है, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूँ x,
और दूसरा जो बी से सी वाला डिस्प्लेसमेंट है उसे भी क्या मान लेता हूँ x। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाफ लेंथ है और सेकंड हाफ लेंथ है वो दोनों इक्वल होगी। तो a से b x है और b से c भी क्या ले सकते हैं अपन, x ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ जर्नी x हो गया, सेकंड हाफ जर्नी भी क्या हो गया, x हो गया। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक x है, ये भी x है, ये v1 है और ये v2 है। लेकिन x जो है अपना जो x है वो मेन अपने फॉर यहाँ पे आंसर में नहीं आएगा, उसको रिमूव करना है। अब मैं a से b जाने में जो समय लगा मान लो उसको मैं बोल देता हूँ t1। t1 क्या है, a से b जाने में लगा समय है। और मान लीजिए t2 जो है ये समय है b से c जाने में लगा। जो समय b से c जाने में लगा है लेट्स से दैट इज t2, और जो समय a से b जाने में लगा है लेट्स से दैट इज t1। अब देखो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी उसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो कितना है x प्लस एक्स यानी कि 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो कितना है t1 प्लस t2, है ना। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया, तो 2x अपॉन t1 प्लस t2 हो जाएगा। लेकिन अपना आंसर किस में है, v1 और v2 में है, वो तो x और t1 और t2 में है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x t1 t2 को गायब करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हमें एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा v1 x और t1 में, v2 x और t2 में। तो यहाँ पे रिलेशन देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं v1 देखूँ तो v1 क्या है, v1 हो गया a से b के बीच का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो v1 को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन t1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो t1 का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन में v1 आ जाएगा। और इसी तरह से v2 बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन में t2 आ जाएगा। v2 कौन सा है, b से c तक का वेलोसिटी है, तो उसमें डिस्टेंस तो x है, टाइम t2 है, तो x अपॉन t2 बराबर क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। और इसी तरह से जो t2 की वैल्यू है यहाँ पर ये आ जाएगी x अपॉन में v2। तो t1 आ गया x अपॉन v1, t2 आ गया x अपॉन v2। अब ये वैल्यूज़ जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं, मान लो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज़ को जब इक्वेशन 1 में रखते हैं तो देखो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा। मैं v एवरेज को ऐसे लिख सकता हूँ, v एवरेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय t1 को लिखा मैंने x अपॉन v1 प्लस t2 को लिखा x अपॉन v2। अब देखिए नीचे मैं इस x को कॉमन ले लूँगा और इस x को x से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ जाएगा। क्या किया यहाँ पे, नीचे से इस पूरे जो नीचे का टर्म है, पद है, इस पूरे से x को कॉमन ले लिया, तो x बाहर आएगा तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो यहाँ से एवरेज जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा, अगर मैं v1 और v2 को एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा ट्वाइस, ऊपर ये v1 और v2 का एलसीएम लिया, ऊपर चले गए तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1, या फिर इसको लिख सकते हैं v1 प्लस v2। तो ये एवरेज वेलोसिटी का इस केस में एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे ऊपर ही आंसर छोड़, यहाँ पे ऊपर ही छोड़ दें तो क्वेश्चन गलत होगा क्या? यहाँ तक ही छोड़ दोगे तो नहीं, गलत तो नहीं होगा। ऊपर आपने एल्शियम लिया है। नहीं, यहाँ तक छोड़ दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दे नहीं रखा ना, तो इसको रीअरेंज तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। रीअरेंज करने के लिए एलसीएम लिया, v1 v2 ऊपर आ गया, नीचे ये v1 प्लस v2 हो जाएगा। हमें ऑप्शन में जो जिस तरह के आंसर दे रखे हैं उस हिसाब से आंसर को चेक करना होता है कि नहीं ऑप्शन में किस तरह का आंसर चाहिए हमें, तो फिर उसी में हमारा जो आंसर आ रहा है फाइनल उसमें वैसे ही अरेंजमेंट करने होंगे और इस तरह से ये सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाता है।
ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 इसको प्लस टू v2। को नीचे लेके आ जाएंगे तो फर्स्ट ही आएगा ना सर। कैसे आएगा फर्स्ट? टू को नीचे नहीं ला सकते ना, ऐसे ले आओगे तो ऊपर v1 v2 रह जाएगा ना, है ना। अच्छा, ये जो है आरपीएमटी जो होती है, या फिर पीएमटी का जो एग्ज़ाम होता था, या फिर मैं नीट का एग्ज़ाम बोलूँ, पुराना जो नीट था उसको आरपीएमटी वगैरह बोलते थे। तो ये आरपीएमटी के एग्ज़ाम में, आरपीएमटी मतलब क्या होता है? ओल्ड नीट। ओल्ड नीट होता है, जैसे अभी तो नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं, पहले उसको आरपीएमटी, एआईपीएमटी ऐसे नाम होते थे। तो उनमें पूछे गया सवाल है ये लगभग अराउंड 2008 में या फिर कहीं भी पूछा गया था, मतलब काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है ये सवाल। 2008 में भी पूछा गया है, बाद में 2000 शायद 12 में भी पूछा गया होगा, तो आप चेक कर लेना भले। तो ये कंपटीशन में पूछा गया सवाल है, नीट के कंपटीशन में। इवन ये पहले आईआईटी में भी पूछा गया सवाल था, आईआईटी 2004 में शायद पूछा गया। ठीक है, तो ये जो सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और कंपटीशन में बार बार पूछा जाता रहा है आज तक। और ज़्यादातर जो 90% जनता है वो v1 प्लस v2/2 करके आ जाती है, जो कि एकदम गलत है। और कुछ लोग बी भी कर देते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। इसका सही आंसर सी होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो वही कर पाते हैं जो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से इस सवाल को एक एक स्टेप को आहिस्ता आहिस्ता से करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया पहला। अब देखो इसी तरह का एक सवाल और अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो सवाल था इसकी लैंग्वेज थी कि ए पर्सन ट्रेवल्स हिज फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विद v1 एंड फर्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी विद v2। अब देखो ऐसा ही एक सवाल लेते हैं, लेकिन सवाल की लैंग्वेज बदल जाएगी। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। अब इसमें देखो ए से बी गया तो ये v1 से ट्रेवल कर रहा है, बी से सी गया तो ये डेफिनेटली v2 से ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ए से बी और बी से सी जो गया है, इस बार ए से बी जाने वाला समय और बी से सी जाने वाला समय क्या है? इक्वल है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। इफ ए पर्सन travel with v1 velocity, in his first half time of journey, first half time, and with v2 velocity in second half time, then calculate average velocity during the journey, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले आधे समय ये v1 से गया और दूसरे आधे समय v2 से गया, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल है। हिंदी में मैं सवाल लिख देता हूँ। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में v1 वेग द्वारा एवं दूसरे आधे समय में v2 वेग द्वारा चलता है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत वेग क्या होगा? पूरी यात्रा में उसका औसत वेग क्या होगा?
ये सवाल है, बताइए। यार हाँ, अब देखो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ऑप्शन इसमें भी, ऑप्शन ए है v1 प्लस वी टू बाई टू, ऑप्शन बी है v1 v2 बाई v1 प्लस वी टू, ऑप्शन सी है ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस वी टू, और ऑप्शन डी है v1 प्लस वी टू। तो ऑप्शन मैंने पिछले वाले ही दिए हैं। हाँ, टाइम सेम है, इस बार टाइम सेम है, ना कि डिस्टेंस सेम है। ए से बी लगने वाला समय और बी से सी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकंड हाफ टाइम, ठीक है, उसके लिए ये सवाल किया जा रहा है। ठीक है, आदित्य डी ऑप्शन, ओके, चेक करते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो समय है, टाइम है जर्नी का ए से बी का, और सेकंड हाफ जो समय है जर्नी का बी से सी का, पहले में तो v1 वेलोसिटी और दूसरे में v2 वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखो। ओके, सॉल्व करते हैं, देखो इस सवाल में क्या होगा अब गड़बड़। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि देखो इस बार डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है कोई x1 और ये डिस्टेंस है कोई x2। इसको मान लिया कोई x1 और लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x2, क्योंकि x1 और x2 इस बार इक्वल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में a से b और b से c वाले डिस्टेंस इक्वल थे, तो इसके लिए उनको क्या बोल दिया हमने, x और x ही बोल दिया, पर इस बार इक्वल नहीं है, तो एक को x1 बोल दिया, दूसरे को x2 बोल दिया। लास्ट क्वेश्चन में टाइम जो था डिफरेंस था, तो एक को t1 बोला, दूसरे को t2 बोला, लेकिन इस बार टाइम दोनों में सेम है, तो पहले वाले की जर्नी में मान लो t समय लगा हो, तो दूसरे वाले की जर्नी में भी कितना समय लगेगा, t समय ही लगेगा ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम। लेट्स से फर्स्ट हाफ टाइम इज t और सेकंड हाफ टाइम इज ऑल्सो t, है ना। जैसे मान लो जर्नी में उसको 4 घंटे लगे, तो पहले 2 घंटे जो थे, इनिशियल 2 घंटे उसकी वेलोसिटी v1 रही होगी, और दूसरे जो 2 घंटे हैं उनमें उसकी वेलोसिटी कोई v2 रही होगी, ऐसा कोई सवाल है। अब देखो, जैसे हम जानते हैं इसका, देखो अब सॉल्यूशन हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। तो v एवरेज कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, x1 प्लस x2 हो जाएगा, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे t प्लस टी, तो ये t प्लस टी आ जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2t आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर सुनील, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी निकाल रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2t आ गया। ओके, अब देखो मैं x1 v1 और t में रिलेशन निकालूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v1 बराबर x1 अपॉन t, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। तो v1 बराबर क्या हो गया, x1 अपॉन t। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 मल्टीप्लाई बाई t आ जाएगी, है ना। x1 वैल्यू क्या आ जाएगा, v1 को t से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से v2 बराबर क्या आ जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई t, या फिर x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, v2 में मैं t का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा v2 इंटू टी। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया ठीक वैसे ही इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में जब रख दूंगा, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, v1 v2 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे x1 x2 और t है, तो इनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, x1 x2 और t को गायब करना है। तो 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से देखो v एवरेज का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, x1 को मैं रख सकता हूँ v1t प्लस x2 को लिख सकता हूँ v2t डिवाइडेड बाय 2t, तो डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t कर दिया।
अब ऊपर से t कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय नीचे है 2t, तो t से तो t कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, v एवरेज का जो वैल्यू आ जाएगा सिंपली v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। अच्छा सवाल है, ये दोनों सवाल बड़े ही स्टैंडर्ड सवाल है और इन दोनों सवालों में गड़बड़ होती है। पहले वाले केस में तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का केस है ना, और दूसरा वाला केस क्या है, फर्स्ट हाफ टाइम का केस है। तो दोनों में आंसर अलग अलग आते हैं। पहले वाले में तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आता है और दूसरे वाले केस में v1 प्लस v2 बाय 2 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के सवाल करते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का वो है कि आपको जो टोटल डिस्टेंस है उसमें टोटल टाइम का डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आती है, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसमें टोटल टाइम का डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बेसिक फंडा कभी भी फेल नहीं होता है। इस बेसिक फंडे को अगर हम यूज़ करें तो चाहे क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, कितना ही मुश्किल हो, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो